हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सीटा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर पेपर 1। ओके दोस्तों, यह है आपका हिंदी का मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि अगर आप सारे मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग 18 क्वेश्चंस को 60 मिनट में कर ले जाओगे। ओके दोस्तों, अगर आपको 18 मिनट में 60 क्वेश्चंस करना है तो आपको सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आगामी वर्ष में आए हुए सभी मॉडल पेपर के साथ साथ अलग से हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट, कोई भी मॉडल पेपर आपसे मिस ना हो। और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग भी जुड़े, वो लोग भी मॉडल पेपर को सॉल्व करें, ताकि किसी का भी किसी भी विषय में बैक ना आए। अब चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2016। यह आपका दोस्तों हिंदी का मॉडल पेपर चल रहा है। और जो यहाँ पे आपका 2 घंटा लिखा गया है, यहाँ पे आपका होना चाहिए 1 घंटे का पेपर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका ठीक होगा 25 नंबर का। 25 नंबर का पेपर आपका होता है, 1 घंटे का होता है। चलिए देखते हैं आज का वस्तुनिष्ठ का पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है हिंदी में सबसे पहले देवनागरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़रूर बन जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपका ना बने। तो पहला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित है। देवनागरी लिपि किस विशेषता से संबंधित है आपको यहाँ बताना है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। ठीक है, इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका हो जाएगा स्वर। ओके तो स्वर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्णमाला का आशय है, यानी वर्णमाला का इनमें से क्या आशय है। इसमें आपका हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। वर्णमाला का वर्णों के व्यवस्थित समूह से आशय है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50 या फिर 48। इसमें आपका क्या होगा, तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। ओके दोस्तों 52। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अयोग वह है। अयोग वह आपका दोस्तों क्या है, विसर्ग है, अल्प प्राण है, महाप्राण है या फिर संयुक्त व्यंजन है। क्या होगा आपका, तो अयोग वह आपका विसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा, आपका विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अयोग वह आपका विसर्ग हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं अब अति लघुत्तरीय प्रश्न। आपके 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न से भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपका 6वां है हिंदी भाषा के व्यंजन के उच्चारण स्थानों के नाम बताइए। तो दोस्तों उच्चारण स्थानों के नाम आपको बताना है। यहाँ पे आपका देखिए लिखा है तालु, मूर्धन्य, दांत, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे आदि व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। तो आपको बस केवल यहाँ पूछा गया था आपसे कि हिंदी भाषा के व्यंजन के उच्चारण स्थानों के नाम बताइए, तो बस केवल आपको 3-4 नाम ही बताना था, उसके बाद आप आदि लिख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका का और सा। ठीक है दोस्तों, का और सा से आपका ठीक है बन जाएगा सा। तो इसमें आपका देखिए दोस्तों, इसमें आपके बस केवल 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आपके 4 टाइप के होते हैं। क्षत्रिज्ञा, ठीक है, क्षत्रिज्ञा श्रा, ये आपको जाएंगे। दोस्तों इसका योग क्या होगा, इसका योग तो आपको 7वें में देखने को मिल गया है, आधा का और सा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका हो जाएगा का, ये आपका होगा का प्लस सा।
ये आपका का है। लेकिन जैसे का के ऊपर हलंत लगेगा तो टोन की स्मिथ से आपका आ गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका का। ठीक है, आपका आ गायब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। समानार्थी शब्द का आशय यहाँ पे आपको बताना है। तो समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट करिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है ये व्यंजन ध्वनियाँ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। अब हिंदी भाषा के कौशलों का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो उद्दीपन, विभिन्न, प्रस्तावना, समापन, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, छात्र सहभाग। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस केवल यहाँ पे 4 से 5 याद कर लीजिएगा और आपको लिख के चले आना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो हमारे भाई बहन प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं या जिनके पास नहीं है, जिनको नहीं पता है, उन तक पहुँचे। आप फेसबुक का यूज़ करते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हो, तो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है इसको शेयर करना, ताकि और भी हमारे भाई बहन जुड़े, क्लास को देखें, ताकि किसी का भी बैग ना आए। अब यहाँ पे आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका है ब्राह्मण क्वेश्चन पूछा गया है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? अल्प विराम, सॉरी ठीक है, पूर्ण विराम, अल्प, अर्ध, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है योजक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो विराम चिन्ह आपके 6 प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम लिखिए। तो जितना आपसे पूछे उतना आपको करना है। अगर मान लो पेपर सॉल्व करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तभी आप अन्य कार्य करोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा तो एग्जाम में कि विराम चिन्ह 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे उनके नाम आपको लिखना होगा। ये जो यहाँ पे आपको इसके चिन्ह दिख रहे हैं दोस्तों, इन चिन्हों को आपको बाद में लिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन में आपका टाइम खत्म हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करिए। अब अशुद्ध उच्चारण के दोस्तों कौन कौन से कारण हैं आपको पता होगा। ठीक है, आप ज़रूर इसको लिख पाओगे। दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति के मुंह से अशुद्ध उच्चारण निकलता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ पर उसके भाषाओं का ज्ञान ना होना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो शब्दों का ज्ञान ना होना, मात्रों का ज्ञान ना होगा, कोई विकार होना, इन सबको आप लोग लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख करिए। दोस्तों यह प्रश्न आपको 21 में देखने को मिल जाएगा, प्रश्न संख्या 21 में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये प्रश्न संख्या 21 देखें, इसमें ये कहा गया है, देखिए दोस्तों 21 की बात ठीक है छोड़िए, आप इन सब चक्कर में मत फंसिए। इसमें आपसे क्या कहा गया है, आप पहले प्रश्नों को पढ़िए और समझिए। कहा गया है कि छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख करिए। अगर मान लो कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो आप उसे कैसे दूर करोगे? उसको रीडिंग करा के दूर करोगे, शब्दों का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान, ठीक है दोस्तों, उसकी भाषाओं का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों से हम लोग छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को दूर कर सकते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम दो तो आप ये सोचो कि हम एक टीचर हैं और हमें बच्चों को सिखाना है, बताना है, पढ़ाना है। ठीक है,
इस तरह अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक भी क्वेश्चन से गलत नहीं होगा। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि बुक में लिखी लिखाई बातों को ही आप लिखिए, आप अपने अनुभव से भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख करिए। अब यहाँ पे उच्चारण शिक्षण की बात की जा रही है दोस्तों, इसके कई विधियाँ हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूर्ण विधि, खंड विधि, ठीक है, पूर्ण खंड पूर्ण विधि। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तो देखिए तो कितनी विधियां हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 6 विधियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अनुकरण विधि, उपकरण विधि, तो इन विधियों को आपको लिखना होगा। और जो ये विधियों के बारे में लिखा गया है, आप विधियों के बारे में बाद में एक एक दो दो लाइन में लिख दीजिएगा। ठीक है, अधिक लंबा आप इसको मत खींचिएगा। हम यहाँ पे आपको दिखा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या वीडियो को रोककर नोट भी कर सकते हो। हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो अधिक लंबा बने, क्योंकि दोस्तों बस ये केवल प्रैक्टिस सेट है। आप इसको नोट करिए और पढ़िए, अगर समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट करिए, आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। अब यहाँ पर छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों अगर मान लो आपको, ठीक है, आप एक टीचर हो, आपको किसी छात्र के लेखन कौशल का विकास करना है दोस्तों, आप उसमें क्या करोगे। देखिए किसी भी भाषा में मौखिक भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा का विशेष महत्व होता है। बोलने को दोस्तों हर कोई बोल लेता है, ठीक है, एक अनपढ़ आदमी भी बोल लेता है, लेकिन अगर लिखने को कहो तो नहीं लिख पाएगा। तो कहीं ना कहीं बोलने से अधिक लिखने का महत्व अधिक होता है। अब यहाँ से आप देखिए लिखित भाषा में अक्षर भी होता है, ओके दोस्तों, अक्षर का ज्ञान सबसे पहले होना आवश्यक है। अक्षर का दोस्तों ज्ञान होना चाहिए, उसमें शुद्धिकरण होना चाहिए, वर्तनी का सही ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं दोस्तों मात्राओं का सही ज्ञान हो, ठीक है, शब्दों का सही ज्ञान हो, अर्थों का सही ज्ञान हो, तभी एक अच्छा लेखन कौशल बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो कोई बच्चा बार बार लिख रहा है, गलती कर रहा है, तो उसको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ लिखो लिखो, आपसे हो जाएगा। ठीक है, आप लिखो, गलती करोगे तभी आप सीखोगे, बच्चों को आप लोग मोटिवेट करोगे। अगर मान लो आप टीचर दोस्तों, आप तो अब अध्यापक बन चुके हो, आप एक अच्छे अध्यापक बन चुके हो, बस केवल आपको हल्की सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। 17वां आपका है लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख करिए। अब यहाँ लेखन शिक्षण की विधि का उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है कि आखिर दोस्तों लेखन शिक्षण विधि कितने प्रकार के होते हैं, यही आपसे कहा गया है। अभ्यास लेखन, खेल लेखन, प्रतिलेखन, सूत्र लेखन, शब्दकोश, वर्तनी परीक्षण। ठीक है, ये सब आपके लेखन की विधियां हैं। आप इनको इन सब चीज़ों को आपको याद करना होगा। जो विधियां होती हैं, विधियां को आपको याद करना होगा। ठीक है, ये आप अपने मन से कभी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स होती हैं। अर्थ विराम, यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन है। अर्थ विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे आपको उदाहरण देना है। तो अर्थ विराम, जब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है। ठीक है, अर्ध विराम, ये जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि घर के कभी लोग, घर के सभी लोग आ गए। ठीक है, घर के सभी लोग आ गए, वे सभी हमारे साथ जाएंगे। अब यहाँ देखिए पूर्ण विराम, ठीक है, ये हो गया आपका अर्ध विराम। अब ये आपका देखिए पूर्ण विराम। देखिए दोस्तों, जो ये आपके विराम है, विराम से आपका 101% क्वेश्चन बनता ही है। दोस्तों जितने आपके विराम हैं, आप सब विराम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आपको 2 से 3 विराम अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों विराम से आपका 2 नंबर जरूर आएगा, 2 नंबर 3 नंबर आपका कन्फर्म है, कोई माई का लाल नहीं है कि विराम से क्वेश्चंस ना दे। ठीक है, विराम से क्वेश्चंस आपका पक्का आएगा। आइए अब यहाँ पूर्ण विराम की बात की जा रही है,
इसका प्रतीक इस तरह होता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग साधारण वाक्य के अंत में होता है। ठीक है दोस्तों, शेर दौड़ता है, राम खाती है, मैं खाता हूँ, तुम जाते हो। ठीक है दोस्तों, कहने की हम लोगों ने यहाँ पर 18 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेशक कमेंट करिए, क्वेश्चंस को टाइप करिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और आप लोग एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।